Hello students, my name is Rupesh Sharma. I teach in PPSB MIC नानकमत्ता. स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 का मैं केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटिव टॉपिक लेके आया हूँ कि एक सबसे पहले तो केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है और दूसरी बात वेग की दृष्टि से अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है और उसके बाद हमें पढ़ना है अभिक्रिया की दर क्या है. तो ये जितने भी टॉपिक हैं ये मैंने ऑनलाइन आपको उसमें पढ़ा भी रखा है. जब ऑनलाइन क्लासेस चली हैं उसमें ही पढ़ा रखा है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया हो वो यूट्यूब के माध्यम से इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं. तो स्टूडेंट्स जानिए और इसको बड़े ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ और क्या आपको वो सारी चीज़ें अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं. मैं सारे डाउटों को एक लेवल में लेके जाता हूँ और जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप मुझे जब ऑनलाइन क्लासेस होती है उसमें भी बता सकते हैं. देखिए यहाँ क्लास 12, तो क्लास 12 का जो टॉपिक है, जो मतलब प्रकरण है, जो सबसे जो मेन टॉपिक है वो यहाँ पर अभिक्रिया की दर है. अभिक्रिया की दर. अब स्टूडेंट्स इसी पर एक टॉपिक जो हम बात करते हैं, सबसे पहले ये अभिक्रिया की दर रासायनिक बलगति से है, तो हमें पता होना चाहिए कि रासायनिक बलगति होती क्या है. देखिए रासायनिक बलगति ये रासायनिक बलगति उसे कहा जाता है, उसको इंग्लिश में केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं, कि रासायनिक विज्ञान की वह शाखा या वह ब्रांच जिसमें किसी अभिक्रिया की दर, मतलब एक से कोई भी उत्पाद बनना है, अभिकारक से उत्पाद बनना है, तो ये कैसे बना, इसमें अभिक्रिया की गति तीव्र थी या मंद थी, और अगर तीव्र थी तो मंद कैसे कर पाएंगे, और मंद है तो उसे तीव्र कैसे कर पाएंगे. इन सब का जो अध्ययन होता है वो रासायनिक बलगति के अंतर्गत आता है. रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया की दर और उस पर प्रभावित करने वाले कारकों में जैसे ताप का, सांद्रण का, उत्प्रेरक का, पृष्ठक्षेत्रफल का आदि कारकों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को यानी ब्रांच को हम रासायनिक बलगति कहते हैं. अगर हम कहें वेग की दृष्टि से अभिक्रिया के प्रकार, वेग की दृष्टि से अभिक्रिया कितने प्रकार की होनी चाहिए. देखिए वेग की दृष्टि से अभिक्रिया दो प्रकार की होती है. एक होती है आणविक अभिक्रियाएं, आयनिक अभिक्रियाएं, और दूसरी होती है आणविक अभिक्रिया. एक होती है आयनिक अभिक्रियाएं और दूसरी होती है आणविक अभिक्रियाएं. तो आयनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? देखा, आयनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो आयनों के मध्य होती है. आयनों के मध्य होती है. जो आणविक अभिक्रियाएं होती हैं अणुओं के मध्य होती है. अणुओं के मध्य होती है. जब कोई आयनों के मध्य क्रिया होती है तो बहुत तीव्र वेग से होती है. यह अभिक्रिया बहुत तीव्र वेग से होती है. जब अणुओं के मध्य होती है वो अभिक्रिया बहुत मंद गति से होती है. मंद गति से होती है. जब ये अभिक्रिया तीव्र वेग से होती है तो इसमें वेग को मापा नहीं जा सकता. तो वेग को मापा नहीं जा सकता. यह अभिक्रिया मंद हो रही है, इसमें वेग को मापा जा सकता है. इसमें वेग को मापा जा सकता है. तो आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो आयनों के मध्य होती हैं, तीव्र वेग से होती हैं,
और जिनके वेग को मापा नहीं जा सकता। आणविक अभिक्रिया अणुओं के मध्य होती है, मंद वेग से होती है, इसमें वेग को मापा जा सकता है। तो अगर हम इनके उदाहरण के बारे में बात कर रहे हैं, तो उदाहरण के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आयनिक अभिक्रिया का जो उदाहरण है वो हम ले सकते हैं Na प्लस Cl नेगेटिव Ag प्लस NO3 नेगेटिव एरो। ये सोडियम क्लोराइड है, आयनिक फॉर्म में है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये भी आयनिक फॉर्म है। सोडियम के साथ में नाइट्रेट हो गया, सिल्वर के साथ में क्लोराइड हो गया, तो हो गया Na प्लस NO3 नेगेटिव Ag प्लस और Cl नेगेटिव, तो सोडियम नाइट्रेट सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पर कह सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जो आयनों के मध्य होती है, तीव्र वेग से होती है, जिसके वेग को मापा नहीं जा सकता, उसको हम बोलते हैं आयनिक अभिक्रिया। आणविक अभिक्रिया एग्जाम्पल C12H22O11 प्लस H2O एरो C6H12O6 प्लस C6H12O6। ऐसी अभिक्रिया अणुओं के मध्य होती हैं, मंद वेग से होती है, इनके वेग को मापा जा सकता है, और जब इनके वेग को मापा जा सकता है तो हम इसको ईजिली इसको मेजर कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि इस अभिक्रिया का वेग कितना है। तो यहाँ पर सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, ये अणुओं के मध्य होती है। चीनी को जब आप पानी में घोलते हैं तो धीरे धीरे उसमें डिजॉल्व होती है, तो एक प्रकार से ये आणविक अभिक्रिया है, और आणविक अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 2HI एरो H2 प्लस I2। कई प्रकार के इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जो यहाँ पर मैंने रासायनिक बलगत की और आयनिक अभिक्रिया आणविक अभिक्रिया के बारे में इसमें बता दें। अब इसी में एक टॉपिक आता है जो मेन है अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर क्या है? अब यहाँ पर जो अभिक्रिया की जो दर होती है वो होती क्या है? अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर को R से प्रदर्शित करते हैं, यानी अभिकारक ये है, उत्पाद ये है। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो, और ये परिवर्तन x और ये परिवर्तन किसी समय में हो, तो उसको बोलते हैं अभिक्रिया की दर। तो R बराबर x अपॉन t। x क्या है? परिवर्तन। ये परिवर्तन क्या है? अभिकारक की सांद्रता में बदलाव हो सकता है परिवर्तन, या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हो सकता है, इसको x से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब भी कोई परिवर्तन होता है उसमें समय लिया जाता है, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहा जाता है, R बराबर x अपॉन t। तो अगर ये मात्रा बहुत कम है, यदि मात्रा अल्प है, अल्प बहुत कम है, तब हो जाएगा R बराबर dx। जब मात्रा अल्प है तो समय भी अल्प हो जाएगा, R बराबर dx अपॉन dt। तो इस तरह से हम अभिक्रिया की दर निकाल सकते हैं। इसकी इकाई निकाल लेंगे। हर सांद्रता की इकाई होती है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर इकाई होती है, और समय की क्या होती है? सेकंड। तो इसको कह सकते हैं मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये इसकी इकाई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ 3 टॉपिक आ जाते हैं। रासायनिक बलगत की क्या है, दूसरा आयनिक वेग की दृष्टि से अभिक्रिया के प्रकार क्या है, और तीसरा टॉपिक था अभिक्रिया की दर क्या है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक आ गए होंगे, और अगर ये टॉपिक आ गए हैं तो इनको बार बार इनकी यूट्यूब पे इसको देखें, और जब आप देखेंगे तभी आप सीखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।